चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 9 दैट इज़ फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछला चैप्टर जो था, जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ मोशन वाला चैप्टर जो था, इससे पहले चैप्टर नंबर 8, उसमें हम डिस्क्राइब की थी कि ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे होती है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में कैसे होती है, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग और एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने इक्वेशंस और मोशंस भी डिराइव की थी। तो हमने देखा था कि जो मोशन थी वो यूनिफॉर्म भी थी और नॉन यूनिफॉर्म भी थी। हमें किया था ना, वहाँ पर टॉपिक डिस्कस किया था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल डिस्टेंस कवर होती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आप बोलते हो यूनिफॉर्म मोशन है। उसी तरह अगर इक्वल डिस्टेंस जो है कवर करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, उसे आप क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब तक ये जो कंसेप्ट था मोशन का, वो तो हमने किया हुआ है डिस्क्राइब, लेकिन आज यहाँ पे देखिए कारण क्या है, मोशन होती क्यों है, क्यों जो स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो जाती है टाइम के अकॉर्डिंग। क्या सारी मोशंस को का कोई ना कोई कारण होता है? अगर है तो क्या नेचर क्या है उस काज का, क्या क्यों होती है मोशन, होती ही क्यों है किसी ऑब्जेक्ट में। इस चैप्टर में हम जो है अटेम्प्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इन सभी क्यूरियोसिटी जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इन सभी के आंसर फाइंड करने के लिए। बहुत सेंचुरीज तक ये जो प्रॉब्लम थी मोशन की और उसके कारण की, ये एक पजल थी, पहेली की तरह थी साइंटिस्ट और फिलासफर के लिए। उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि जो मोशन है इसका कारण क्या होता है। तो एक जैसे एक बॉल हम ग्राउंड पर अगर रोल करते हैं, बॉल ऑन द ग्राउंड, जब उसे छोटी हिट भी करें, डज नॉट मूव फॉर एवर। वो हम ज़्यादा देर के लिए मूव ही नहीं करेगी। हो सकता है छोटी हिट से वो मूव ही ना करे, लेकिन अगर करेगी भी तो ज़्यादा देर तक मूव नहीं कर सकती। ऐसे ऑब्जर्वेशन हमें ये बताते हैं कि जो ऑब्जेक्ट थे रेस्ट में थे, उस जो रेस्ट में थे तो स्टेट को क्या बोलते हैं, नेचुरल स्टेट बोलते हैं ऑब्जेक्ट की। बॉल पहले रेस्ट में थी, आपने उसे हिट किया मूवमेंट करने के लिए। ये जो था, ये रिमेन जो था, ये बिलीव जब तक तब तक था जब तक गैलीली और इसाक न्यूटन ने डेवलप नहीं किया अलग अलग तरीके से समझाने के लिए मोशन में। पहले पहले तो मोशन जैसा टॉपिक था, समझ ही नहीं आ रहा था मोशन होती क्यों है, इसका कारण क्या है। उसके बाद जो साइंटिस्ट थे हमारे गैलीलियो और इसाक न्यूटन ने, उनकी ही ये काबिलियत है, उन्हीं के बलबूते पे हमें ये समझ पाए हैं कि मोशन है क्या। हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है, वहाँ पे बहुत से एफर्ट चाहिए होते हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पुट करने के लिए, इसको मोशन में लाने के लिए या स्टॉप करने के लिए। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम करते हैं ना, चलती हुई चीज़ को कई बार रोकते हैं, कई बार रुकी हुई चीज़ को हमें चलाना होता है। रेस्ट से मोशन में लाते हैं, मोशन से रेस्ट में लाते हैं। वो बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जिसमें हमें मसलर एफर्ट भी लगाते हैं, मसल्स की भी फोर्स सप्लाई होती है। और हम क्या करते हैं, वहाँ पे पुश करते हैं, जब हिट करते हैं, जब पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ताकि इसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया जाए। एक बॉक्स है, रेस्ट में है, जब तक आप उसको पुश नहीं करोगे, इसकी स्टेट ऑफ मोशन जो है उसमें चेंज नहीं आएगा, वो रेस्ट में ही रहेगा। और जो कंसेप्ट होता है फोर्स का, वो बेस है इसी पुश हिट और पुल। हमें पता है, आपने 8th क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जो फोर्स होती है वो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है। चलिए लेट अस नाउ पॉइंट अबाउट फोर्स। अब देखते हैं फोर्स क्या है, फोर्स होती क्या है। इनफैक्ट किसी ने नहीं देखा, ना ही टेस्ट किया, ना ही फेल्ट किया है फोर्स को, ठीक है। इनफैक्ट सच्चाई यही है, फोर्स को हम देख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, जब महसूस नहीं कर सकते। वैसे महसूस तो कर सकते हैं, हमें नहीं पता चलता, जस्ट उस फोर्स से हम अप्लाई कर सकते हैं, इतना पता चल रहा होता कि हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हम ऑलवेज क्या करते हैं, देखते हैं, जब फील करते हैं इफेक्ट फोर्स का। फोर्स हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो हमें दिखाई देता है। ये कैसे एक्सप्लेन होता है, डिस्क्राइब कैसे करेंगे। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे पुश कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, पुल करके ऑब्जेक्ट्स, तो कोई ना कोई उसमें उसकी मोशन जो है ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ना कोई चेंज आता ही आता है। बॉक्स को मूव करोगे, अपनी पोजीशन से हिलेगा, उसमें उसकी जो रेस्ट में था वो थोड़े से मूवमेंट में आ गया, मोशन में आ गया। ये सब किसके कारण होता है, एक फोर्स जो एक्ट कर रही है उसके ऊपर। जब तक आप खुद किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हैं, बुक पड़ी हो टेबल पे, जब तक आप उसको उठा के जब पुश पुल करके आगे पीछे नहीं करोगे, वो नहीं जाएगी। मीन्स कोई ना कोई फोर्स जो है जिसको अप्लाई हमने करना पड़ता है, लेकिन हमें जस्ट फोर्स का एक्शन दिखाई देता है, फोर्स नहीं दिखाई देती। आपकी जो स्टडी हुई है अर्ली क्लासेस में, आपको मतलब उसमें पढ़ा हुआ, आपको फैमिली है, आपको पता होगा कि जो फोर्स है उसको यूज़ किया जाता है, वो वेलोसिटी चेंज कर देता है, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसकी शेप चेंज कर देता है। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो फोर्स होती है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से
हमारा यही एक कंक्लूज़न निकलता है कि फ़ोर्स जो होती है वो पुश और पुल होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ फ़ोर्स, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। हम जब भी अप्लाई करते हैं हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे महसूस नहीं कर सकते, जस्ट उसके इफ़ेक्ट को हम देख सकते हैं कि उसने इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारा जो आगे टाइप्स हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फ़ोर्स। फिगर जो 9.3 था यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको शो कर रहा है एक वुडन ब्लॉक कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल टेबल पे। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ये आपका टेबल दिखाया गया है। दो स्ट्रिंग है, एक्स और वाई आर टाइड टू द टू अपोजिट फेस ऑफ द ब्लॉक एज शोन। देखिए एक स्ट्रिंग को इस साइड बांधा है, वाई स्ट्रिंग को इस साइड बांधा है। अगर आप अप्लाई करोगे फोर्स, पुल करोगे स्ट्रिंग एक्स को, तो जो ब्लॉक है जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, लकड़ी का पीस जो पड़ा हुआ है, वो किस साइड मूव करेगा, राइट की साइड। सिमिलरली अगर आप खींचते हो वाई स्ट्रिंग को, तो ब्लॉक मूव करेगा लेफ्ट को। लेकिन अगर ब्लॉक को पुल किया जाए दोनों साइड से विद इक्वल फोर्स से, तो ब्लॉक कभी भी मूव नहीं करेगा। जब भी हम किसी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स से अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे उसके ऑब्जेक्ट की चाहे शेप, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि इसमें जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये तभी होता है जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रही हो, एक्ट कर रही हो। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं जिसमें दो अपोजिट फोर्सेस जो हैं, जिनके अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं, वो क्या कर रही है, खींच रही हैं इस ब्लॉक को। इस केस में ब्लॉक जो है वो मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी, मूवमेंट उसकी उसी साइड ज़्यादा होगी। अगर एक्स ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये ब्लॉक एक्स की साइड जाएगा, अगर वाई की ज़्यादा फोर्स है तो वाई की साइड जाएगा। इसका मतलब दो फोर्सेस बैलेंस कब नहीं हो सकती, मीन्स उस फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्योंकि अनबैलेंस क्यों है कि जिसकी ज़्यादा फोर्स है, फोर्स तो उसी साइड अप्लाई हो रही है। जिस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा उसी डायरेक्शन ज़्यादा फोर्स होगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन की जो फोर्स है वो कम होगी। ये हमें ये सजेस्ट करता है कि अनबैलेंस फोर्स जो है एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स को, उसको मोशन में लाने के लिए। अनबैलेंस तभी होती है जब आपकी फोर्सेस जो दोनों साइड से अप्लाई कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपकी इक्वल ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी आपको दी गई है। क्या होगा कि जब ये चिल्ड्रन जो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं बॉक्स को रफ फ्लोर पे, तो क्या होगा, रफ फ्लोर पे पुश कर रहे हैं। अगर वो पुश कर रहे हैं बॉक्स को स्मॉलर फोर्स के साथ, तो बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। हमने ऑलरेडी बता दिया जो फ्लोर है वो रफ है। ठीक है, वो जो एक्ट कर रही है किस पे, डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। जिस तरह से पुश कर रहे हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स अराइज कब हुई, दोनों सरफेस के बीच में, जब वो कंटेक्ट में आए, बॉक्स का सरफेस और आपके फ्लोर का सरफेस, बिटवीन द बॉटम ऑफ द बैग्स एंड फ्लोर ऑफ सरफेस। इन दोनों के बीच में जब इंट्रैक्शन हुई, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो थी प्रोड्यूस हो गई। ये बैलेंस करती है पुशिंग फोर्सेस को, इजीली बॉक्स जो है वो मूव नहीं करता। जैसे देखिए फिगर 9.4 बी फिगर में देखिए चिल्ड्रन पुश कर रहे हैं बॉक्स को हार्डर, बड़ी मुश्किल से, लेकिन जो बॉक्स है वो फिर भी मूव नहीं कर पा रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मूवमेंट हो रही थी, लेकिन नीचे से जो फोर्स है फ्लोर की, वो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण इनको मूव करना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट में एक्ट कर रही है। यहाँ पे भी देखिए है ना, फोर्स एक्ट कर रही है ना यहाँ पे। अब उनकी मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैलेंस कर रही है पुशिंग फोर्सेस को। अगर चिल्ड्रन पुश करेंगे बॉक्स को हार्ड, तो पुशिंग फोर्सेस जो है वो क्या हो जाएगी, बिगर देन द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी। उस टाइम पे अनबैलेंस्ड होगी। अनबैलेंस्ड है ना, दोनों फोर्सेस इक्वल तो नहीं है। फोर्स जो चिल्ड्रन अप्लाई कर रहे हैं उनकी फोर्स अगर ज़्यादा हो जाती है फ्रिक्शन फोर्स से, तो इस केस में आपकी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अनबैलेंस्ड फोर्स होगी। इसीलिए अनबैलेंस फोर्स के केस में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देगा मूव करना। ठीक है, क्या होगा जब हम चलाते हैं बाईसाइकिल, तो हम स्टॉप करते हैं ना पैडलिंग को, बाईसाइकिल जो है वो भी स्लो हो जाता है। जैसे हमने पैडल घुमाना बंद किया, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है। दिस इज़ अगेन किसके कारण होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस जो एक्ट कर रही है अपोजिट डायरेक्शन या मोशन में। फ्रिक्शन तो होती ही होती है, आपकी बॉल जो है वो मूव करती है, थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद रुक जाती है। कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये समझने के लिए कि जो बाईसाइकिल को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा पैडल लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा जो फोर्स प्रोड्यूस होगी ना पैडल से, वो जब ज़्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स से, तो आपका साइकिल जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट अपने मोशन में तभी रहेगा जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है अपनी मोशन को अंडर कंटिन्यूस एप्लीकेशन किसकी,
अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स जब अनबैलेंस्ड फोर्स होती है तभी आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि अनबैलेंस के फोर्स में जो फोर्सेस अप्लाई होती हैं दोनों साइड से वो इक्वल नहीं होती। तो ये इट इज़ क्वाइट इनकरेक्ट। ज़्यादातर इसे क्या कहा जाता है, इनकरेक्ट कहा जाता है। ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब जो फोर्सेस हैं, पुशिंग फोर्स है, जब फ्रिक्शन फोर्स है जो एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे, वो क्या हो, बैलेंस्ड हो, एंड देयर इज़ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी उस पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए। अगर अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट पे तो उनमें चेंज होगा, या तो उसकी स्पीड में चेंज होगा या डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होगा। इसलिए अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सेलरेट करना है ऑब्जेक्ट को, तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो चाहिए ही चाहिए। वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली तब तक चलती रहेगी जब तक आप अनबैलेंस फोर्स जो है वो अप्लाई करते रहोगे। जैसे कि बाईसाइकिल का एग्जांपल है, जैसे ही आप पैडल घुमाना बंद कर दोगे, साइकिल के पैडल घुमाना बंद कर दोगे, साइकिल भी जो है वो रुक जाएगा। लेकिन कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो अगर हम रिमूव भी कर दें, ठीक है, अगर जो जैसे पैडल घुमाने वाली बात करें, अगर हम रिमूव भी कर दें तो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू करेगा अपनी वेलोसिटी के साथ जो उसने तब एक्वायर की थी, जो जब उसने इस पैडल घुमाना शुरू किया था। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, फास्ट फास्ट पैडल घुमाते हो, साइकिल घूमना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ी देर की आप पैडल नहीं भी घुमाओगे ना, साइकिल तब भी चलता रहता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये एक तो कंसेप्ट है कि ऑब्जेक्ट आपका तभी मूव करता है जब फोर्सेस क्या हो, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हों, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टॉपिक डिस्कस किया आपका बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्सेस का। बैलेंस फोर्स वहाँ पे होती है जब इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं ना, तो कोई भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होती, उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। और जब फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन हो जाए फ्रिक्शनल फोर्स से, मीन्स दो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है अगर एक फोर्स उसमें से ज़्यादा हो जाए तो उस ऐसे केस को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये था आज का आपका टॉपिक, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।